स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलैंड क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ जो आपका आज है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका है 20। आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, वो है 20। ठीक है, जिसमें हम 38 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 38 क्वेश्चन। ठीक है, 38 क्वेश्चन करने वाले ओनली जीके के। अगर मैं बात करूं, ये जीके के क्वेश्चन जो चल रहे हैं आपके यूथ कंपटीशन जो क्लासेस वाला, सॉरी यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि यूपी के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। किसका? वाईसीटी जो होता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। जो यूपी की जो भी कंपटीशन करने वाले हैं, अपने अनुभव के आधार पर मैं भी बता रहा हूँ कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले यूथ प्रीफर करता है, क्योंकि ये मीडियम लेवल का, मतलब एक कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का एक प्रैक्टिस सेट होता है। क्वेश्चन इसमें बेहतरीन दिए जाते हैं, बिल्कुल पुराने, मतलब पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके आधार पर। ठीक है, तो उसी का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, जो कि यूपी पुलिस और एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कितना? यूपी पुलिस और एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं। आप सोचिए, 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और 80 से 100 प्रैक्टिस सेट का मैंने ये टारगेट फिक्स कर रखा है। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप इसको देखिए, इसके बाद पुराने लगाइए। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको चेक करना है कि मेरे कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके कम सही हो रहे हैं तो आपको ये देखना है कि भाई गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये तो पता नहीं डेली क्या प्रैक्टिस सेट लगाना, पढ़ तो रहा है। भाई पढ़ने से फायदा मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट से ज्यादा फायदा मिलता है जिसने पढ़ रखा है। थोड़ा सोचिए, सीखना एक अलग चीज है, उसको कंफर्म हम कैसे करेंगे? उसको हम कंफर्म करेंगे किसी चीज में इंप्लीमेंट करके। हमने मोबाइल बनाना सीख लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फ़ोन ठीक है? हम चलाएँगे, बात करेंगे, गाने सुनेंगे, तभी तो ठीक होगा। जब हमें लगेगा ये ठीक काम कर रहा है। इसलिए पढ़ाई आपकी एक प्रोसेस है, लेकिन जो रिज़ल्ट देगा ना, वो प्रैक्टिस देता है। ये आप किसी भी सिलेक्टेड बंदे से पूछिए, या मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊँ, जिस प्रकार रोटी और पानी हमारे लिए ज़रूरी होता है, खाली रोटी से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, उसके साथ पानी भी चाहिए। ठीक है? तो आपको चाहिए ही चाहिए होता है। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। तो हिंदी का 9 बजे आता है आपका डेली यूथ वालों का ही, और आपका जीएस का ये 7:30 बजे आता है। ठीक है, डेली इससे लाइव होता है। आपको सिर्फ इस पे क्या करना है, अपने आप को टेस्ट करना है। कुछ लोग सोचते हैं यार क्यों टेस्ट करें? भाई तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई रियल में आप वर्दी लेना चाहते हो, रियल में वर्दी लेना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपके अलावा कोई ऐसा बंदा भी है जो कोने में बैठकर 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे पढ़ रहा है, तो आप उसको नौकरी मिलेगी ना? बोलेगा, आपको क्यों मिलेगी? आप क्या आयोग से आपके कोई संबंध है जो आपको देगा? आयोग तो आयोग क्या देगा? आयोग का सिंपल सा फंडा है, आंसर की में जिसके नंबर होंगे उसको नौकरी देगा। और आंसर की में नंबर आएंगे कैसे? ठीक है, तो कुछ लोगों से मैं चीख चीख कर कहता हूँ, क्लास में भी ऑफलाइन वाले, भाई कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखिए, अपनी आपके मम्मी पापा जो भी हैं बेचारे काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से सोचिए, इस टाइम आप 15 से 20 मिनट क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर खाली हैं, आपको टेस्ट करना है और आपको लगता है कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, तो पढ़िए, आप यहाँ पे टेस्ट लगाइए, डेली लगाइए दोस्तों। और दूसरी चीज ये कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड का मायने नहीं रखता भाई। डिजिटल बोर्ड में इसी को 1.5 घंटे में सोल्व कराता, बातें करता, आपको उसमें इंटरेस्ट आता, क्योंकि मैं उसमें 4 बातें आपको बोलता नाम लेकर। लेकिन यहाँ क्या, आपको ऑनली ऑन पढ़ाई के लिए मिल रहा है। तो जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो कड़वी ही होती है, या कह सकते हैं जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो कठिन ही होती है। कहते हैं कि जब अकेला चलना हो ना, जब अकेला चलना आ जाए तो सोच लेना कि आप सफलता की राह पर हो। पहले अकेला चलना सीखो, बिना मतलब इसमें कॉमेडी थोड़ी थोड़ी 4 बातें मैं जोड़ दूं, इसमें शेर शायरी कर लूँ, नहीं होता। तो ऑनली पढ़ाई के लिए आना है। ठीक है, आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, ये बात समझ में नहीं आएगी, आपको तब आएगी जब आपका ये पेपर हो जाएगा और जब आपके जो साथी हैं आसपास के, वो सिलेक्टेड हो जाएंगे, और फिर आपको पता लगेगा यार गलती करी क्या, आज हमने हमने गलती करी, शायद कर लेते तो आज हम नौकरी पा लेते। भाई बहुत बेहतरीन समय है ये। और सबसे दूसरी बात, वैकेंसी नहीं। अबे भाई वैकेंसी तो आनी है, वैकेंसी गवर्नमेंट अपने घर में थोड़ी नहीं रखेगी आप लोगों से, बताइए। आप लोगों को अपने घर में थोड़ी नहीं रखेगी वैकेंसी, वैकेंसी तो भरनी है आज निकल। आप देख लीजिए, क्लर्क का विज्ञापन आया, यूपीटर प्लस सी वालों का 1 महीना टाइम दिया भाई, 17 को विज्ञापन आया, 27 को पेपर है। बताइए क्या हाल है?
ऐसे यूपी पुलिस का होने वाला है। तो तैयारी मत कीजिए, अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम जब भी करेंगे, तो मत कीजिए। आपको नौकरी, मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आज। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा था? आपको बताना है जो जो उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला यंत्र था, वाद्य था, वो कौन सा था? सारंगी था, या वायलिन था, या मृदंग था, या संतूर था? तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है ए ऑप्शन। ठीक है, सारंगी था। बिंदा खान क्या बजाते थे? सारंगी बजाते थे। ठीक है, और आपको अगर इसका कोई सुझाव सुझाव देना है मुझे कि सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखा करें। और एक बार मैंने आपसे बोला है कि भाई कमेंट में आंसर जरूर बता दिया करें कि आपके कितने ठीक हुए। क्लास कैसी लगी यार, एक बार रिव्यू तो दे दिया करें, इतना आपको टाइम नहीं लगता ज़्यादा है। ठीक है, और जरूर बताना कितने ठीक हुए और क्लास कैसी लगी। यार सजेशन कोई देना चाहते हैं, आप लोग सब मैच्योर, सब समझदार हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाइक नहीं किया प्लीज यार, लाइक कर दो, 1 सेकंड लगेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, या फिर व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत, या फिर अनुमानसिक गुणों का सिद्धांत? बताइए। तो सही आंसर होगा 2 का बी ऑप्शन, बहुकारक का सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों? बहुकारक का सिद्धांत। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, बहुकारक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हो आप। तो क्या ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, या फिर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? बताइए। तो तीसरे का आपका बी ऑप्शन होगा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है दोस्तों? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि शुद्ध रूप से शून्य होगा, मतलब कार्बन यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना ने सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? भारतीय नौसेना जो होती है उसमें उच्च पद पर, सबसे उच्च पद पर कौन सा होता है? जनरल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है, एडमिरल होता है, या उप लेफ्टिनेंट होता है? बताइए। तो चौथे का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, एडमिरल होता है। क्या होता है दोस्तों? एडमिरल होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 15 से 17 सितंबर 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की थी? बताइए। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान के, भूटान के, बांग्लादेश के, या फिर नेपाल के? तो दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति ने क्या की थी? एक राजकीय यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था, है ना। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उससे पहले वायसराय को गांधी जी ने 11 सूत्रीय चेतावनी दी थी। वो उनमें से क्या सही है ये बताना आपको। रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो छठे का क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन। 2 और 3 इसमें सही है। 2 और 3 क्या है इसमें दोस्तों? 2 और 3 है, एक तो भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ये इन्होंने 2 कंडीशन रखी थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? दक्षिण गोलार्ध में आपको बताना सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो दोस्तों क्या होता है? 7वां आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन ठीक होगा, 21 जून का दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कौन सा? 21 जून का। ठीक है, इसको कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? किसी भी क्षेत्र को या जनजाति को मतलब एसटी घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। तो किसको होता है? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50
सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जारी की है। इस सूची में प्रथम स्थान पर किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ? बताइए प्रथम स्थान इसमें किस महिला को प्राप्त हुआ जो कि भारतीय हैं? तो अरुंधति भट्टाचार्य को, रेखा मेनन को, या फिर सुचित्रा इला को, या निर्मला सीतारमण को? नो का क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123 के, अनुच्छेद 211 के, अनुच्छेद 213 के, या फिर अनुच्छेद 212 के? आंसर बताइए। तो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किसको? राज्यपाल को। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की कौन सा आर्टिकल है, तो उसका है 123। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? आपको बताना है कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन वर्ड, द वर्ड ऑफ टाइम्स? बताइए क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर है आपका द गोल्डन वर्ड। ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। द ब्रोकन विंग भी लिखी हुई है और द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी लिखी हुई है, द वर्ड ऑफ टाइम भी लिखी हुई है। अगर मैं बात करूँ कि फिर ये दो गोल्डन वर्ड किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों ये द गोल्डन वर्ड जो लिखी गई है आपकी, वो लिखी गई किसके द्वारा? ये लिखी गई है आपकी ग्रीम वदर्स के द्वारा। एक ग्रीम वदर्स के नाम से एक लेखक है, उनके द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? आपको बताना है कि कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती करना, दो या दो से अधिक फसलों का एक साथ खेती करना, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का जो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। पशुपालन और कृषि दोनों करना क्या कहलाती है? मिश्रित खेती कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा प्रकाशित और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो उसका क्या आंसर कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश? बताइए। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश द्वारा होता है वाहिनी दरबार। ठीक है, क्या होता है? मध्य प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? मतलब आपको बताना है कि कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था। 14 का सही आंसर क्या होगा? गुरु अंगद ने, रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, या फिर गुरु हरराय ने? बताइए। तो 14 का आपका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। आदि ग्रंथ जो नामक इनका ग्रंथ है वो किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तुलुव के जो राजवंश था या तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? नरसा सायक ने, कृष्णदेव राय ने, अच्युत राय ने, वीर सिंह ने? 15 का। तो 15 का आपको सही आंसर क्या होगा? वीर नरसिंह ने। तो वीर नरसिंह ने तुलुव के राजवंश की स्थापना की थी। किसने? वीर नरसिंह ने। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? आपको बताना भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गोरी, या फिर मोहम्मद बिन कासिम, या फिर मोहम्मद गजनबी? बताइए। तो 16 का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर मैं बात पूछ लूं आपसे कि कब किया, तो 711 में इसने किया था। कब किया था दोस्तों? 711 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, या फिर योग वेद? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो 17 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। योग वेद एक उपवेद नहीं है। ठीक है, अगर देखेंगे 18 क्वेश्चन है आपका, करंट का क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट घोषित किया गया है? ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल है। अब भारत की कौन सी 47वीं है? तो ये कहाँ स्थित है बताइए। ये मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों 18 का सी ऑप्शन है, ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी? हैदरपुर
आर्द्रभूमि, ठीक है। भारत की 47वें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी 2463 है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। मतलब आपको ये बताना है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों में से गुजरती है। तो ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया से गुजरती है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील, सूडान और मलेशिया से गुजरती है, वेनेजुएला और इथोपिया और इंडोनेशिया से गुजरती है। तो 19 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें, तो कौन सी भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। कितनी गुजरती है दोस्तों? कुल 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। एक बार मैं उनके नाम बता देता हूं आपको, ठीक है। बहुत 13 के 13। एक तो है इसका साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, क्रिविटी, इक्वाडोर और कोलंबिया। लास्ट वह है ब्राजील, ठीक है। ब्राजील से भी गुजरती है। अगला क्वेश्चन, हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है कहाँ स्थित है? आपको बताना हेमिस गोम्पा जो मठ है वो कहाँ स्थित है? गंगटोक, थिम्पू, बोधगया या लद्दाख? बताइए। तो 20 का सही आंसर होगा आपका लद्दाख। तो लद्दाख में स्थित है कौन सा? हेमिस गोम्पा। कहाँ स्थित है? लद्दाख में, ठीक है। अगले देखेंगे जरा, अगला क्वेश्चन है हमारा 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? नीरज चोपड़ा को, पीवी सिंधु को, सुनील यादव को या विराट कोहली को? 21 का ए ऑप्शन, नीरज चोपड़ा को दिया गया है। किसको? नीरज चोपड़ा को दिया गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? आपको यह बताना है कि भारत में जो काजू के बारे में जानकारी दी थी वो सर्वप्रथम किसने दी थी? बताइए। डच ने दी थी, ब्रिटिश ने दी थी, फ्रांसीसी ने दी थी या फिर पुर्तगालियों ने दी थी? बताइए। तो 22 का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। पुर्तगालियों ने क्या दिया था? काजू के बारे में बताया था कि ये चीज काजू भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? जो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भाग लिया था और वो जेल भी गए थे इसके लिए। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? तो 23 का सही आंसर आपका क्या होगा? बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन? बताइए। तो 23 का सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। डॉक्टर बीवी गिरी जो थे इन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वे जेल भी गए थे, ठीक है। विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 6 मई को, 5 दिसंबर को या फिर 5 जून को? तो इसका आपको समझ में आ रहा होगा 24 का सही आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा विश्व पर्यावरण दिवस है? कौन सा? 5 जून को, ठीक है। आगे देखेंगे जरा, अगर मैं बात करूं इस बार की जो इसकी थीम है बहुत महत्व, इससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि इस बार की जो थीम है 2023 में जो मनाया गया 5 जून को, वो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक ही पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, है ना। इसका क्या है? वन अर्थ इसकी थीम है, एक पृथ्वी। आगे देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, अच्छा ये हो गया, अच्छा हो गया विश्व, अच्छा अगला देखेंगे 25 दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? 2021 में भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? नौरोज को, वैदिक मंत्रोच्चार परंपरा को या फिर कोलकाता की जो दुर्गा पूजा उसको या छऊ नृत्य को? बताइए। तो 25 का सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? दुर्गा कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12, 13, 15 या फिर 17? बताइए। तो 26 का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं शामिल थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा
प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है? अवध से, बुंदेलखंड से, या फिर ब्रजभूमि से, या फिर रुहेलखंड से? बताइए। 28 का जो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है वो ब्रजभूमि से संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि इसमें महिलाएं जो हैं इसमें सर पे एक पहिया रखकर उस पर जो तेल के दीपक के दिए रखकर डांस करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आपको बताना है? कृषि, उद्योग, सहकारिता, या फिर इनमें से कोई नहीं? 29 का, तो 29 का आपको होगा ए ऑप्शन। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा? कृषि। ठीक है, अगर मैं बात करूं कृषि का जो जीडीपी में भाग हिस्सा है वो 16% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था? बताइए। 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था? 30 का, तो 30 का आएगा आपका सी ऑप्शन। वियतनाम का उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 1982 में, 1985 में, 1989 में? बताइए। तो 31 का सही आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी? 1982 में। ठीक है, अगर बात करें आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी जिसने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? ML वालसम्मा, PT ऊषा, कमलजीत सिंधु, कमलेश्वरी? बताइए। तो 32 का सी आंसर है कमलजीत जो सिंधु हैं इन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, इसमें करंट के क्वेश्चन भी आपको शामिल कर लिए गए हैं। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में, बेंगलोर भारत में, काठमांडू नेपाल में, या फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान में? तो सार्क की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना है? बताइए। तो 34 का सही आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन, पार्कर सोलर प्रोब। कौन सा बना है दोस्तों? पार्कर सोलर प्रोब। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जेल पूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसका है? करंट का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा टफ भी लग रहे होंगे। तो 35 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। कहाँ? छावनी क्षेत्र को किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लौह रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह रक्त की नीति जो अपनाई थी वो किसने अपनाई थी? बताइए। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर बाबर ने? तो किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का, विजयनगर का? 37 का, तो 37 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मैसूर का शासक था। कौन? टीपू सुल्तान। तो दोस्तों आपको देखो इसमें आसान भी क्वेश्चन है और इसमें क्या है बोलते हैं टफ भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, यूपी जीके के भी क्वेश्चन है। तो जो थोड़ा सा भी आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपका कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, हर तरीके का मैंने इस पर मिक्सअप किया है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे जरा अगला। आज का लास्ट क्वेश्चन है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। आपको बताना 52वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, या फिर अल्पसंख्यक से? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। हुआ कब था? ये हुआ था 1985 में 52वां। ठीक है, तो आज के ये इतने ही क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन। आपको ये जरूर बताना है कि 38 में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए।
और एक इससे भी ज़्यादा ख़ास बात ये है कि आपको लाइक करना है और सबसे बड़ी बात आपको जो सुझाव देना है, कोई भी आपको सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं कि ये सर ऐसे आप कीजिए, इस तरीके से अच्छा होगा। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर आप देते हैं तो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार स्टेटस लगा दीजिएगा अगर आप लगा सकते हैं तो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं पड़ती तो आप लगा सकते हैं, वरना कोई नहीं, आपकी इच्छा है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी अच्छे से करें।